आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको जैसा विदित है, वोकल फॉर ग्लोबल अभियान को प्रबल रूप से लागू करने के लिए उद्यमिता एवं रोजगारोन्मुख क्षमता विकास RSMDC कार्यक्रम के तहत आज हमारे मध्य में आयुक्तालय से एक प्रभारी सहित 3 प्रभारी हैं। मैं उनका दलिया महाविद्यालय के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं उनसे सादर निवेदन करता हूं कि वे मंच पर पधारे। डॉक्टर विनोद जी भारद्वाज, प्रभारी कौशल विकास एवं नवाचार प्रकोष्ठ, डॉक्टर ललिता जी यादव, सह प्रभारी एवं डॉक्टर विश्राम मीणा, सदस्य के रूप में हमारे बीच में आयुक्तालय से पधारे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय प्रभारी महोदय को कि मंच पर पधारे और मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर केसी सोनी साहब को, जो कि इस प्रकोष्ठ के हमारे महाविद्यालय के प्रभारी हैं। डॉक्टर केसी सोनी जी मंच पर पधारे। डॉक्टर प्रोफेसर महावीर सिंह जी, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर पधारे। प्रोफेसर महावीर सिंह जी एवं कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, आप मंच पर पधारे। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। महानुभावों से निवेदन है कि आप भगवती सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलन करके और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रिय बच्चों, आप सबको मालूम है वोकल फॉर ग्लोबल अभियान को संबल प्रदान करने के लिए RSMDC के द्वारा यह कार्यक्रम अभी कार्यशाला के रूप में आज आयोजित हो रहा है। भगवती सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी, जिसके लिए कहा गया है शुक्लाम ब्रह्म विचार सार कर्मा अज्ञान अगत्याग्नि वीणा पुस्तक धारिणी अभयदाम ज्ञान दगारापहाम हस्ते स्फटिकमालिकां च दधती पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। इस प्रकार की ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के समक्ष दीप प्रज्वलन करके और आज की इस कार्यशाला का प्रारंभ करते हुए हमारे माननीय अतिथि महोदय एवं प्राचार्य महोदय, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको पता है वोकल फॉर ग्लोबल अभियान को संबल प्रदान करने के लिए एवं युवाओं के अंदर रोजगार पर जो क्षमता है उसका विकास करने के लिए हमारे यहाँ पर राज्य स्तर पर RSMDC कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। उसके प्रभारी डॉक्टर विनोद जी भारद्वाज हमारे बीच में पधारे हैं। उनके साथ में सह प्रभारी के रूप में डॉक्टर ललिता जी यादव एवं सदस्य के रूप में डॉक्टर विश्राम मीणा हमारे मध्य में आए हुए हैं। आप सबका इस महाविद्यालय के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माल्यार्पण करते हुए भगवती सरस्वती का या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदावंदिता सामापाद सरस्वती भगवती निशेष भाग्यापा। इस प्रकार की हमारी जो भगवती सरस्वती है उसकी आराधना करने के पश्चात मैं समस्त अतिथियों एवं हमारे प्राचार्य महोदय आदि से निवेदन करता हूं कि अपने स्थान को ग्रहण करें। अतिथि देवो भव, हमारी यह परंपरा रही है। जो भी हमारे यहाँ पर पधारते हैं उनका स्वागत करना हमारा परम कर्तव्य है। फिर लोहिया महाविद्यालय जैसा एक ऐतिहासिक स्थान जिसके इस विशाल कक्ष में हम हमारे राज्य स्तरीय टीम का स्वागत करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये अतिथि देव है। इनका स्वागत करने के लिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर विनोद जी भारद्वाज, जो कि प्रभारी हैं कौशल विकास एवं नवाचार प्रकोष्ठ के, और इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर दिलीप सिंह जी पूनिया, जो हमारे प्राचार्य हैं। आगे का 2 तारीख
करके स्वागत करें। आप उन्हें माल्यार्पण करके इनका स्वागत करेंगे। प्रोफेसर दिलीप सिंह जी पुनिया, प्रिंसिपल राजकीय लोहिया महाविद्यालय, स्वागत करते हैं। इसी क्रम में मैं सादर आमंत्रित करता हूं, स्वागत का प्रतीक है डॉक्टर ललिता जी यादव, सह प्रभारी के रूप में हमारे बीच में यहाँ पधारी है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इसी क्रम में डॉक्टर विश्राम मीणा, जो कि सदस्य के रूप में कौशल विकास और नवाचार प्रकोष्ठ के हैं, उनका स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमान महावीर सिंह जी। महावीर सिंह जी हमारे बीच। इसके अलावा हमारे बीच में मनीष जी बैठे हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर सुरेश कुमार जी को, जो मंच पर पधारे और मनीष जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। ये स्वागत की तरफ से स्वागत ही स्वागत होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। श्रीमान प्रोफेसर सुरेश कुमार जी बात करके स्वागत करने के लिए श्री मनीष जी का। आपके पश्चात मैं श्री अजय जी कटारा का स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ श्री साहब को, कि जहाँ कहीं भी आवश्यक डॉक्टर साहब श्री अजय जी कटारा का स्वागत करने के लिए पधारे, माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। हैदरी साहब नहीं है तो प्रोफेसर शेर मोहम्मद जी से निवेदन करता हूं कि वो पधारे और आप उनका स्वागत करें। एक बार बहुत तालियां बजाएं, तालियां से घटा नहीं है, इससे आपका नया नहीं होगा। विभाग के विभागाध्यक्ष से स्वागत करते हुए अजय जी कटारा का आप सबका एक बार पुनः लोहिया महाविद्यालय के प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन की प्रक्रिया बहुत लंबी चलाए तो भी उसका कोई अंत नहीं है। संक्षेप में आपको हम अपने हृदय से स्वागत करके आपका मंच पर हमने अपना जो कर्तव्य उसका एकमात्र ग्रहण किया है। मैं अधिक विलंब न करते हुए आज की जो कार्यशाला है उसके प्रारंभ करने से पूर्व वास्तव में इस कार्यशाला के अंतर्गत क्या होने वाला है और उद्यमिता एवं रोजगार मुक्त क्षमता विकास के तहत किस प्रकार से वोकल फॉर लोकल अभियान को संबल मिलने वाला है, इस संबंध में हमारे महाविद्यालय के प्रभारी डॉक्टर केसी सोनी साहब को मैं आमंत्रित करूं। इससे पूर्व मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह जी पुनिया, जो हमारे प्राचार्य हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो यहाँ आकर के अपने शब्दों से अतिथियों का स्वागत करें। श्रीमान प्रोफेसर दिलीप सिंह जी हमारे यहाँ पधारे माननीय विनोद जी भारद्वाज सर का, माननीय आदरणीय मैडम ललिता जी यादव, विश्राम जी मीणा, मनीष जी, इन सब का मैं महाविद्यालय प्रांगण में इस कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण महाविद्यालय परिवार की तरफ से और हमारे जिले के समस्त ड्रेक मेंबर्स के सब की तरफ से, छात्र छात्राओं की तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने जो ये प्रोग्राम दिया है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज छात्रों से आप संवाद करेंगे। अभी हमने थोड़े दिन पहले बच्चों से, आप लोगों को ध्यान होगा बच्चों, आपसे रजिस्ट्रेशन करवाया गया था स्किल कोर्सेज के बारे में, जो चॉइसेस आपसे ली गई थी। उसी तरह से जो कोरोना के कारण भेंट चढ़ गया, नहीं प्रारंभ हो सका, लेकिन अब एक 5 दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसमें पूरी आपको स्किल से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाएंगी, ऑनलाइन आयोजित करवाया जा रहा है। इसके लिए आपको सभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कन्वे कर दिया गया था और बहुत से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा भी लिए हैं। और भी अभी सभी से बार बार ये कहा जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। 5 दिन के लिए आपको ऑनलाइन आपके फ़ोन पर ही या अपने कॉलेज में जहाँ ये क्लास चलती है वहाँ आपको ये सुविधा मिलेगी कि लगातार आप 5 दिन तक बैठ करके और इन स्किल कोर्सेज के बारे में, इनसे संबंधित जो जानकारी है वो आपको यहाँ समय पर निश्चित रूप से मिल सके। आज सम्मानीय मंच जो हमारे यहाँ विराजित है, पहली बार आए हैं। इससे पिछला सेशन पूरा कोरोना में भेंट चढ़ गया था, लेकिन इससे पहले सेशन में जब RSLDC के साथ कॉलेज एजुकेशन का जो MOU हुआ था, उस MOU के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सबसे ज़्यादा आवेदन दिए थे। और उसके साथ साथ जो फ्रेंचाइजी, जो उनको प्रशिक्षणदाता फर्म थी, उनमें भी सबसे ज़्यादा 20 फर्मों ने अप्लाई किया था कि लोहिया कॉलेज हमें आवंटित किया जाए, हम यहाँ स्किल कोर्सेज करवाना चाहते हैं। उनकी भी सबकी सारी इच्छा ये थी, लेकिन कुछ
पर ये माने कि कोर्स थोड़ा लेट प्रारंभ हुआ, वो अंत में पूरा समाप्त नहीं हो पाया। जो उनके निर्धारित घंटे थे 300 घंटे, 400 घंटे, 450 घंटे का जो स्किल कोर्स का हर एक अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग टाइम था, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन बाद में फरवरी मार्च में वहाँ ये तय किया गया था, माननीय भारद्वाज सर भी थे मीटिंग में, कि हम इस कोर्सेज को फिर समर कैंप के रूप में यहाँ गर्मियों में मई जून में, यानी जो पिछली मई जून थी उनमें उनको चला करके पूरा किया जाना था, ये तय किया गया। लेकिन पिछली बार जो 22 मार्च से लॉकडाउन लगा और उसके बाद मई जून में कॉलेज हम नहीं खोल पाए, जिसके कारण से वो कोर्स बाकी अधूरा रह गया। लेकिन उन विद्यार्थियों को भी ज़्यादा निराश होने की बात नहीं है। कभी न कभी उनको जब भी हमारा संक्रमण समय सही आएगा, अब फिलहाल आप लोग अखबार पढ़ रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे, फिर दोबारा दूसरा दौर शुरू हो रहा है। बार बार आपसे निवेदन किया जा रहा है, बार बार आपको निर्देशित किया जा रहा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, बिना मास्क के आपको कॉलेज में नहीं आना है। आपकी हर एक गैदरिंग के बाद सर, हम यहाँ हर जहाँ कहाँ भी क्लास होती है, हर क्लास के बाद, हर गैदरिंग के बाद हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी करवाते हैं, मास्क भी रखते हैं। हर वाटर पॉइंट पे हमने इनके साबुन से हाथ धोने के हैं, हैंड फ्री सैनिटाइजर्स भी रखे हुए हैं। सारी कोशिश करते हैं। पिछली बार भी कोरोना के बाद जब एग्ज़ाम शुरू हुई थी, हमने 7-7 पारियों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे। यहाँ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की 3 पारियाँ थी, 2 कोटा ओपन की थी, 2 इग्नू की भी परीक्षाएँ थी। लेकिन फिर भी हमारे सभी संकाय सदस्यों के सहयोग से या हमारे ये कहूँ हमारे जागरूक विद्यार्थियों के माध्यम से, NSS NCC के जो वॉलेंटियर्स हैं उनके सहयोग के माध्यम से पूरे साल भर हमारे कॉलेज से कोई भी पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ सर। बिल्कुल डिस्टेंस का मेंटेन रखा है और सारे नॉर्म्स जो SOP राज्य सरकार के द्वारा दी गई थी सभी का हमने निश्चित रूप से पालन किया है। तो सर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आज संपूर्ण हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से, हमारे प्रिय छात्र छात्राओं की तरफ से, कि आपके जो इनोवेशंस के अंतर्गत जो भी स्किल से संबंधित जो भी हमें कोर्सेज आवंटित किए जाएंगे या जो भी प्रोग्राम लाए जाएंगे, ये महाविद्यालय हमेशा पूरी निष्ठा से, पूरे प्रयासों के साथ आपके इन समस्त कार्यक्रम को संपन्न कराने का पूरा प्रयास करेगा। एक बार पुनः आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि निश्चित रूप से आप स्वयं खुद यहाँ आज हमारे छात्र छात्राओं को संबोधित करने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, इतनी दूर से जयपुर से चल कर आए, यहाँ तक आए हैं। तो निश्चित रूप से हमारे छात्र छात्राओं को इससे लाभान्वित होंगे और आगे आने वाले जो भी स्किल से संबंधित हमारे कोर्सेज होंगे। लेकिन फिर याद दिला दूँ, वो कोर्स तभी होंगे जब आप नॉर्म्स मेंटेन करोगे। अब दोबारा वही केस आ रहे हैं, वही 22 मार्च याद है किसका जन्मदिन है? 22 मार्च याद है क्या? पिछले साल वाला। इसी दिन लॉकडाउन लगा था, 2 ही दिन बचे हैं। आज भी अखबार में आया था कि कल 40,000 केस आए, राजस्थान में भी 400 केस आ गए हैं। तो वो परसों उसका बर्थडे फिर आ रहा है लॉकडाउन का। तो सभी यदि हम प्रॉपर सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से, पिछली बार भी हमें यहाँ कहीं कोई पॉजिटिव हमारे में से नहीं आया, हम सौभाग्यशाली थे या हमारे प्रयास कारगर साबित हुए। इस बार भी हम प्रयास करेंगे कि हम इससे बचें। जो कुछ भी हमसे संभव हो सकता है, निश्चित जारी एडवाइजरीज के अनुसार हम प्रयास करें कि कोरोना से बचें, ताकि आगे आने वाली हमारी जो भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं या आपकी स्किल से संबंधित जो भी आपको अवसर मिलते हैं इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए, वो सारे अवसरों का हमें फ़ायदा मिले, वो उनका लाभ हम उठा सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम निश्चित एडवाइजरीज का पालन करते हुए पुनः एक बार सभी आगंतुक अतिथियों का महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद। केसी सोनी साहब, उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर पधारें और आज की कार्यशाला की प्रस्तावना यहाँ रख करके और इस कार्यशाला का प्रारंभ करने का कष्ट करें। प्रोफेसर केसी सोनी साहब। मंच पर विराजमान महाविद्यालय के मुखिया डॉक्टर दिलीप सिंह जी, उप प्राचार्य डॉक्टर महावीर सिंह जी, आयुक्तालय से पधारे हुए आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विनोद भारद्वाज साहब, डॉक्टर ललिता जी, डॉक्टर विश्राम मीना जी और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो ट्रेनर जो आए हैं टीम के रूप में, महाविद्यालय के सभी प्रोफेसर साहिबान और प्रिय छात्राओं और छात्रों,
काफ़ी लंबे समय से अभी सर ने बताया कि कोरोना का बर्थडे आ रहा है और पूरे साल भर एक वीरानी सी इस कॉलेज ने झेली है, लेकिन उस वीरानी में भी एक बहुत अच्छा अनुभव हमें देखने को मिला, जो एक नवाचार के रूप में था, एक शिष्टाचार के रूप में था, एक संस्कृति के रूप में था। और उस वीरानी की फोटोग्राफी मैंने मेरे कैमरे से की थी, क्योंकि छायांकन का मुझे शौक है। और सबसे पहले इस महाविद्यालय पे उस वीरानी का एक छोटा म्यूजिकल वीडियो सबसे पहले महाविद्यालय की हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजू शर्मा ने वो वीडियो बनाया था। ये वीडियो पूरे भारतवर्ष में पॉपुलर हुआ। उसके बाद में हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर संतलाल जी ने एक वीडियो बनाया। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया, शेर मोहम्मद जी ने वीडियो बनाया। और वीडियो बनाने की वो श्रृंखला 22 मार्च से प्रारंभ हो गई थी। हालांकि वो फोटो का सैंपल था और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक था। और रोज़ाना संतलाल जी से मेरी और इनकी चर्चाएं होती रहती थी, क्योंकि तनाव दूर कैसे करें। घर से बाहर निकले तो पुलिस वाले तैयार हैं, घर पे महिलाएं वो भी टोकती हैं कि बाहर नहीं जाना है। अब तनाव कैसे दूर करें। तो मुझे याद है वो दिन लगभग 2 महीने तक हमारी रात को 12-12 बजे तक इनसे वार्ताएं होती रही थी। और इन्होंने आगाह कर दिया था कि ऑनलाइन एजुकेशन चलेगी, उसकी तैयारियां अभी से कर दो। और उन छुट्टियों के दौरान खूब वीडियो बनाए, खूब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए। और मुझे गर्व है कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन वीडियो इस महाविद्यालय के व्याख्यातों के द्वारा बनाए गए हैं। और क्वालिटी के संदर्भ में देखें तो हमारी कॉलेज के द्वारा जो वीडियो बनाए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम नहीं है। हमारे जूलॉजी के 3 प्रोफेसर साहिबान के यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गए हैं, उनके मेंबर 15,000 से ज़्यादा हो गए हैं और व्यूज़ 1.5 लाख से ज़्यादा हो गए हैं और अर्निंग भी प्रारंभ हो गई है। जितना खर्चा हमने वीडियो बनाने में लगाया वो अर्निंग भी अब चालू हो गई है। और लक्ष्मी का भंडार है तो रोज़ाना भी एक बूंद आएगी तो घड़ा भर जाएगा। हाँ, आज के इस प्रोग्राम में चूँकि गत वर्ष ये प्रोग्राम हो नहीं पाया था, उससे पहले समर कैंप के रूप में ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया था, जिसमें फ़ोटोग्राफी और स्पोकन इंग्लिश के कोर्स हमने चलाए थे। और वो पूरा कोर्स हमारे गांव के सेठ हैं राजेंद्र जी हिरावत, उनकी तरफ से वो स्पॉन्सर था। उसमें जितने भी सर्टिफिकेट थे, जितने भी मोमेंटो थे, और पूरे 2 महीने उन छात्रों को दही की लस्सी भी उन सेठ जी की तरफ से पिलाई गई। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल चला। अदरवाइज़ मई जून के 52 डिग्री के तापमान में यहाँ कोई आना नहीं चाहता है, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम, इस कॉलेज का प्रोग्राम पूरे राजस्थान में 1 नंबर पे रहा। और उसके लिए मैं निश्चित रूप से हमारे प्राचार्य दिलीप सिंह जी का आभारी हूँ कि उनका सानिध्य हमें मिला। आज का ये जो प्रोग्राम है, इसमें 5 दिवसीय प्रशिक्षण महाविद्यालय के छात्रों को दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन फार्म भरवाए जा रहे हैं, जिसमें 31 मार्च लास्ट डेट है। लेकिन गनीमत यह है कि इसमें केवल 6,000 विद्यार्थियों को सिलेक्शन किया जाएगा। और पूरे राजस्थान में 300 महाविद्यालय है, तो पर कॉलेज 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो मेरी भारद्वाज साहब से रिक्वेस्ट है कि आप इस संख्या को बढ़ाएं, क्योंकि 20 छात्र, आज ये कॉलेज है 8,000 स्टूडेंट इसमें पढ़ते हैं और केवल 20 छात्रों का सिलेक्शन होगा तो मेरे ख्याल से ऊँट के मुँह में जीरा है। तो आप नामांकन की एक तो सीमा बढ़ाएं, ताकि हमारे कॉलेज में कम से कम ज़्यादा नहीं तो भी 50 विद्यार्थियों का यहाँ से सिलेक्शन हो। और इस कार्यक्रम में मेरे ख्याल से 30-40 कोर्सेज हैं। उसमें मेरे को पूरी आइडिया नहीं है, अभी पावर पॉइंट के द्वारा प्रेजेंटेशन होगा, उसमें सारी भूमिका क्लियर हो पाएगी। तो इसमें कितनी तरह की कोर्सेज हैं, क्या उनका स्कोप है, क्या उनकी प्रायोरिटी है, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस हैं और क्या उनकी सिग्निफिकेंस रहेगी, इसके बारे में जब आप प्रेजेंटेशन देखोगे तभी पता चल पाएगा। और एक बार मैं पुनः हमारे महाविद्यालय की तरफ से सभी संकाय सदस्यों की तरफ से, इस प्रकोष्ठ की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ
हार्दिक खैर मकदम करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ और आपको रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप इस मरुभूमि में बीच बीच में हमें संभालते रहें ताकि आपको यहाँ की लोगों के थपेड़ों का भी पता चले और आप हमारी पीठ भी थपथपाते रहें। इसी के साथ में एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत आभार आपका डॉक्टर केसी सोनी साहब। जिस प्रकार से लोहिया महाविद्यालय के प्राचार्य एवं यहाँ का समस्त संकाय सदस्यों का समूह इस महाविद्यालय के लिए समर्पित हैं, अपने कार्य के प्रति बहुत ही निष्ठाशील हैं, उसी प्रकार के हमारे यहाँ के छात्र हैं जो अपने कार्यों को भी दैनंदिन के रूप में लेकर के और उनको करते रहते हैं। और आज हमारे बीच में जब आयुक्तालय से प्रभारी के रूप में कौशल विकास एवं नवाचार प्रकोष्ठ के हमारे बीच में डॉक्टर विनोद जी भारद्वाज पधारे हैं, तो हम एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हुए आपको मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा और इस मंच को आपको ही मैं सुपुर्द करता हूँ, क्योंकि इस प्रकोष्ठ के विषय में आप जितना जानते हैं हम लोग नहीं जानते हैं और इसको आप जितनी कुशलता से यहाँ पर करेंगे हम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पधारें और आगे के सारे कार्यक्रम को आप ही संचालित करते हुए, संबोधित करते हुए हमें मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर विनोद भारद्वाज, प्रभारी कौशल विकास एवं नवाचार प्रकोष्ठ, जोरदार ताली से स्वागत है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं सबसे पहले इस महाविद्यालय के प्राचार्य जी और इस महाविद्यालय में कार्यरत मेरे समस्त साथी संकाय सदस्यों को नमन करता हूं कि आज आपके इस महाविद्यालय में हमें आने का अवसर मिला है। बल्कि पहली बार अवसर मिला है कि हम चूरू कॉलेज में आए हैं और हम आपके साथ हैं। मुझे ये बात कहते हुए और दूसरा अभिवादन करता हूं मैं हमारे आज के विद्यार्थी जो इस कार्यक्रम में बैठे हैं। आज विद्यार्थी जो बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, हमारे युवा जो इस देश के भविष्य हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, आप सबको मैं अभिवादन करता हूं, आप नमन करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। मुझे कहते हुए खुशी है, मैं अपनी बात कहूं, चूरू कॉलेज आने की जो एक उत्कंठा थी काफ़ी समय से, इससे पहले भी एक बार आने का और अवसर था पर किसी कारण से नहीं आ पाए। यह कहना तो व्यर्थ है कि आयुक्तालय में जब बैठे होते हैं या वहाँ काम कर रहे होते हैं तो वहाँ व्यस्तताएँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और कई बार ये ध्यान भी नहीं रहता कि किसी कॉलेज को आज संपर्क भी करना था। लेकिन इसमें कुछ गलत भी नहीं है कि वहाँ वाकई व्यस्तताएँ इस प्रकार की हैं कि समय नहीं मिल पाता। ये कहते हुए बहुत खुशी है कि चूरू महाविद्यालय राजस्थान के उन श्रेष्ठ महाविद्यालयों में से है जिसने विभिन्न योजनाओं में श्रेष्ठ नहीं बल्कि श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया है। विशेष करके कौशल विकास के कार्यक्रम में मुझे याद है जब 2019 में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना का प्रथम चरण आरंभ हो रहा था और जब राजस्थान की पूरी रजिस्ट्रेशंस की लिस्ट हमारे पास आई तो पता चला कि सबसे हाईएस्ट नंबर जहाँ रजिस्ट्रेशन हुए थे वो गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू से थे। और इस बात को हमने राज्य मंच से, जब राज्य स्तर पर प्राचार्यों की बैठक हो रही थी तो वहाँ पर भी हमने इसको ऑनलाइन में इसको उद्धृत किया था कि चूरू कॉलेज के सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हैं और उसके लिए चूरू कॉलेज, वहाँ के सभी संकाय सदस्य और प्राचार्य जी को हार्दिक बधाई। आज जब बात करते हैं, जब हम राजस्थान में विभिन्न योजनाओं की बात करते हैं, मैं यद्यपि अधिकृत नहीं हूँ तो मैं किसी प्राचार्य के लिए इस प्रकार का कोई भी उद्बोधन या संबोधन करूँ, क्योंकि प्राचार्य प्रोटोकॉल में हमसे वरिष्ठ ही नहीं, हमारे अधिकारी होते हैं, वो हमसे वरिष्ठ हैं और प्रोटोकॉल में भी हमसे सीनियर होते हैं, हमारे अधिकारी समकक्ष होते हैं, इसलिए हम उनके लिए किसी प्रकार की बात नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी कई बार अपने आप को रोक नहीं पाते इस बात को कहने से कि अगर कोई अच्छा कर रहा है, आप खराब को खराब ना कहिए, उसमें संकोच कर जाइए, लेकिन अच्छे को अच्छा तो कह जाइए। इसलिए मैं आज रोक नहीं पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि राजस्थान में पिछले 3 वर्षों से, जब से रेस प्रोग्राम को 2 वर्ष से ज़्यादा हुए, रेस प्रोग्राम आया, रेस के बाद में आप प्रोग्राम आया, स्किल प्रोग्राम्स आए
ज्ञान गंगा का आयोजन हो रहा था और भी कई सारी ऐसी स्थितियाँ आई। जब भी कभी किसी आयोजन की बात हुई मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि श्री दिलीप सिंह जी पूनिया को अगर प्राचार्य के रूप में देखा गया तो मुझे हमेशा एक अपीलिंग पर्सनैलिटी और एक ऐसे व्यक्तित्व की छवि नज़र आती थी आप में कि मुझे लगता था कि राजस्थान में अगर ऐसे प्रिंसिपल्स और कॉलेजेस में हों तो शायद कॉलेजेस की दशा सुधर सकती है। क्योंकि एक विश्वास ये होता है कि महाविद्यालय स्तर पर हम अपने घर में जब होते हैं तो शायद ही कोई रोज़ उठकर अपने पिता के पैर छूता है, लेकिन अगर मौसा जी या चाचा जी अगर एक दिन के लिए थोड़ी देर मिलने आ जाएं तो हम उनके पैर छूना नहीं भूलते। इसी तरह हो सकता है कि प्राचार्य जी क्योंकि एक परिवार के मुखिया हैं और परिवार में रहते हुए आप लोगों के लिए ये आम बात है, लेकिन हमारे लिए एक खास बात है। जब कभी रेस प्रोग्राम की ड्रैग प्रोग्राम की मीटिंग हुई राज्य स्तरीय तो कभी पूनिया साहब को हमने ये नहीं पाया कि आज पूनिया साहब रूम में 5 मिनट विलम्ब से गुजरे, बल्कि ये सबसे पहले बैठे हुए मिलते थे कि ये वहाँ पर समय से पहुँच गए। ये बहुत अच्छी बात है। जबकि कई बार लगता था कि दौसा प्रिंसिपल जो राजस्थान जो कि जयपुर से ही संभवतः कम्यूट कर रहे हैं और वो पता चला 10:30 की मीटिंग में 11 बजे पहुँच रहे हैं, 11:30 बजे आ रहे हैं और पूनिया साहब वहाँ पर 10:15 बजे उस हॉल के बाहर कि विनोद जी मीटिंग कहाँ पर है, हम लोग पहुँच गए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये चीज़ें सीखने की हैं कि अगर हमारी वरिष्ठ पीढ़ी यदि अनुशासन में चल रही है तो हमें भी उस अनुशासन को सीख लेना चाहिए। मैं बात करने आया अपनी युवा पीढ़ी से जो देश की भावी पीढ़ी है। देश का सामाजिक और आर्थिक विकास आप पर निर्भर करेगा। आप आगे आने वाले समय के लिए जैसे कहेंगे हम संभावित संसाधन की एक संज्ञा दी जाती है, संभावित संसाधन। आप देश के वो संभावित मानव संसाधन हैं जिसके ऊपर विकास की दिशा और दशा दोनों निर्भर करेगी। लेकिन जब कभी आपके लिए योजनाओं की बात आती है, क्योंकि सरकारी कॉलेज में जब वो योजनाएं निःशुल्क मिलती हैं तो हमें लगता है ये फ्री में है तो इसलिए ऐसी ही होगी, इसमें क्या सिखाएंगे। लेकिन अगर यही योजना अगर आपसे 10 या 15 हज़ार रुपये लेकर बाहर कोई प्राइवेट संस्थान सिखा रहे होते तो आपको लगता है कि चाहे 15 हज़ार रुपये दिए तो यहाँ पर सीखने का कुछ ना कुछ मिलेगा। ये भ्रांति हमें अपने दिमाग से निकालनी चाहिए। मेरा दूसरा और एक बात आपसे जो कहनी है कि हमें लगता है कि ये जो कौशल विकास के कार्यक्रम आए या उद्यमिता की बात की गई, माननीय प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, हमें केवल वोकल फॉर लोकल एक स्लोगन के रूप में नज़र आया, एक नारे के रूप में नज़र आया, जिसके हमने वोकल फॉर लोकल को अखबार में पढ़ा और उसकी बात कर ली। लेकिन शायद हम इस बारे में प्रयास नहीं कर पाए कि चूरू में क्या श्रेष्ठ है, चूरू में ऐसा क्या तैयार किया जाता है जो बिकाऊ है, जिसकी पहचान है। अगर हम उस व्यवसाय को, उस कला को, उस कौशल को यदि हम बढ़ा दें तो चूरू का व्यवसाय और बढ़ सकता है और लोगों को यहीं पर रोज़गार मिल सकता है जो यहाँ रोज़गार करना चाहते हैं। और उस रोज़गार देने वाले व्यक्ति हम यानी आप युवा हो सकते हैं। ये उद्यमिता की बात हो रही है, हम उद्यमिता को प्रोत्साहित करें। उद्यमिता आज की आवश्यकता है। सबको सरकारी नौकरी मिले ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सबको नौकरी आवश्यक है। वो अपने रोज़गार करें, स्वयं का करें या वो किसी के साथ मिलकर करें, किसी के सानिध्य में करें, लेकिन हमें अपना जीविकोपार्जन के लिए काम करना होगा। कुछ लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों में, बेटियों में और हमारे जो युवा साथी हैं उनमें ये बात हो सकती है कि मुझे तो नौकरी करनी ही नहीं है, मेरे पास तो मेरे परिवार में इतना पैसा है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की नौकरी करने की। आपके पास पैसा है, लेकिन आप याद रखिए एक कभी इतिहास में जो राजा महाराजाओं की बात की जाती है वो आज केवल इतिहास में पढ़ाए जाते हैं, वो वास्तव में नहीं रहे। ये संपत्ति, ये धन दौलत यदि आप उसे में अभिवृद्धि करने में सक्षम नहीं हैं तो निश्चित मानिए कि आप उस साम्राज्य के अंतिम शासक या अंतिम बादशाह साबित हो जाएंगे। आपको उस संपत्ति में भी अभिवृद्धि करनी होगी और उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा। और जब आप अपना काम करने की बात करेंगे तो मैं फिर वापस आप मेरी उस बात पर आ जाएंगे कि आप स्वरोजगार कर रहे हैं, स्वरोजगार के माध्यम से आप कुछ करना चाहते हैं। जहाँ पर भी कुछ करेंगे आपको कुछ कौशल की आवश्यकता पड़ेगी। आप किसी दूसरे से काम करें या दूसरे के साथ काम करें, वहाँ पर भी और अपना करेंगे तब भी आपको बहुत सारे गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये कौशल विकास और उद्यमिता के जो कार्यक्रम है ये आपको वही सिखाते हैं। मुझे भ्रम हो सकता है पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि मैं गलत नहीं हूँ। हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों को आज भी बैंक में यदि पैसा जमा कराना हो तो उसकी स्लिप नहीं भर सकते, उन्हें स्लिप भरना नहीं आता। हो सकता है हमारे आज भी कुछ विद्यार्थी अपना परीक्षा का आवेदन पत्र भी दूसरे से भरवाते हो कि मेरा परीक्षा फॉर्म भर देना। ऐसा क्यों?
ये तो मिनिमम स्किल्स हैं जो हमें होनी चाहिए। मेरा फॉर्म कोई भर रहा है दूसरा, इसका मतलब मैं इतना भी स्किल्ड नहीं हूँ कि मैं अपना फॉर्म तो भर दूँ। चूरू कॉलेज चूँकि एक विकसित महाविद्यालय है, एक विकसित शहर केंद्र है चूरू, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी उच्च कोटि के विकसित एडवांस हो सकते हैं। फिर भी मैं ये कहना नहीं भूलूंगा कि आज भी इस शहर में, इस कॉलेज में ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो अपने टीचर से या प्रिंसिपल साहब से जब भी मिलने जाएं वो अपनी बात कहने में समर्थ नहीं है, वो एक वकील को साथ लेके जाते हैं। 3-4 लोगों का समूह जाता है, सर वो स्कॉलरशिप के लिए क्या कर रहे हैं, सर हम 4 दिन से परेशान हो रहे हैं, स्कॉलरशिप की सर कब तक मिल जाएगी। प्रिंसिपल साहब ने या प्रभारी अधिकारी ने कहा कि स्कॉलरशिप तो बढ़ रही है, रोज़ 3 बजे से वो देते हैं, सर आप लोग आप कहाँ चले जाते हैं, कौन सी क्लास के, क्या नाम है तुम्हारा। जैसे पूछा गया इतने में वकील साहब कहते थे नहीं मेरी तो मिल गई, मेरा इशू नहीं है, ये मेरे साथ है ना, इसकी रह गई है। तो वो साथ है, वो अपनी बात क्यों नहीं कह पा रही है, क्योंकि विश्वास नहीं है कि क्या मैं अपनी बात को कह सकती हूँ। ये विश्वास जगाना होगा और कौशल विकास के कार्यक्रम यही विश्वास जगाने की बात करते हैं। आप अपने आप को दक्ष बनाइए, सक्षम बनाइए। मैं अपने विद्यार्थियों से अक्सर एक बात कहता हूँ और जो आज भी कहना नहीं भूलूंगा, आप सब ने 10th क्लास पास की है। कोई ऐसा है यहाँ पर जो कॉलेज में पढ़ रहा हो जिसने 10th क्लास पास नहीं की हो? मेरी बात को गलत सिद्ध करे कि नहीं मैंने 10th नहीं किया लेकिन मैं BA में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। संभवतः कोई नहीं है। ऐसा भी कोई नहीं होगा जिसने 12th क्लास पास नहीं की है। ग्रेजुएशन की बात करते हैं, याद करिए वो दिन जिस दिन आपके 10th क्लास का रिजल्ट आया था, आप कितने खुश हुए थे, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो मुश्किल से 33% नंबर लेकर आया हो और वो चूरू कॉलेज में पढ़ रहा हो, क्योंकि यहाँ की मेरिट जिस पर आकर बंद हो जाती है, इसका मतलब यह है कि उन बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलता है जो मेरिट होल्डर्स हैं, जो अपनी पढ़ाई में अच्छे रहे हैं। और जो बच्चे अच्छे रहे होंगे तो जब उनके 10th क्लास का पहली बार जब 10th क्लास का रिजल्ट आया, वो कितने खुश हुए होंगे कि आज मेरी मार्कशीट में इतने % नंबर आ गए, आज मेरे इतने % नंबर आ गए। किसी को थोड़ा दुख हुआ होगा कि मेरे मैथमेटिक्स में तो 95 आने चाहिए थे, मेरे को तो 87 नंबर ही मिले कहीं, लेकिन वो भी खुशी का दुख था, लेकिन उसमें खुशी भी थी कि 87 आए हैं, मेरे 47 नहीं आए। आपको खुशी हुई जब आप 11th में एडमिशन लिया, कुछ दिन आप खुश रहे 10th क्लास की उस मार्कशीट को लेके, लेकिन जब 12th का रिजल्ट आया था आप 10th को भूल चुके थे कि 10th में आपकी कोई मार्कशीट आई थी और आपका रिजल्ट पर आपको खुशी हुई थी। जिन्होंने BA कर लिया या BSc कर लिया या BCom कर लिया, जो MA MSc MCom में पढ़ रहे हैं, आपने जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आई, अब आपको 12th की खुशी याद नहीं है और 10th की खुशी याद नहीं है। जीवन के बहुमूल्य वो क्षण जिन पर आप कितने प्रफुल्लित थे, आपके परिवार को गर्व था, वो आज आपकी केवल एक यादगार बन के रह गए हैं। आज आप भी उनको याद नहीं करते कि कितने खुश हुए थे। मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ आपको, आप ये याद करिए और ऐसा एहसास करिए कि आप किसी नियोक्ता के अपनी किसी नौकरी के लिए गए हैं। चूरू कॉलेज, चूँकि चूरू एक बड़ा सेंटर है और यहाँ पर एक फाइल बिकती है बाज़ार में जिसमें आप अपनी मार्कशीट लगा लेते हैं। फोल्डर बिकता है जिसमें 12 शीट होती हैं, मिनिमम 12 शीट होती हैं, 24 सीट 36 सीट आप जैसी चाहें वैसी मिल जाती है, पर 12 सीट की मैं बात करूँगा क्योंकि बच्चों को सबसे कम पैसे में वही मिलेगी और बच्चों को उतनी ही चाहिए। 12 सीट की फोल्डर में आपने पहली जो सीट है उस पर अपनी 10th की मार्कशीट लगा दी, दूसरी पर 12th की लगा दी, तीसरी पर ग्रेजुएशन की लगा दी और मान लिया कि आपने MSc MCom अपना पूरा कर लिया है और चौथी सीट पर आपने अपनी वो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा रखी है। आप इंटरव्यू देने पहुंच गए, 50 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आपका इंटरव्यू शुरू होता है। नियोक्ता ने आपसे एक ही सवाल पूछा, आपकी योग्यता क्या है? आपका नाम उसे पता है, तो आपकी एप्लीकेशन रखी है। आपसे पूछा आपकी योग्यता क्या है? आपने जवाब दिया मैंने 10th किया सर, और फाइल खोल कर उनके सामने रखी। जिस क्षण के लिए आप इतने खुश हुए थे उस दिन, जिस दिन 10th का रिजल्ट आया था, आपका पूरा परिवार खुश हुआ था, आपके सामने उस व्यक्ति ने केवल मुश्किल से 5 सेकंड उस मार्कशीट को देखा और पन्ने को पलट दिया। आपको उस यादगार पल के लिए नियोक्ता के पास मुश्किल से 5 सेकंड नहीं। आपकी 12th की फिर पूछा और क्या किया? मैंने सर 12th किया। 12th की मार्कशीट उसने देखी और ठीक 5 सेकंड में उस पन्ने को पलट दिया, जिसके लिए आप 12th में बहुत खुश हुए थे, जिसके बेस पर आपको इस राजकीय महाविद्यालय लोहिया महाविद्यालय चूरू, जो राजस्थान का एक गौरवान्वित करने वाला महाविद्यालय है, उसमें आपको प्रवेश मिला था। उस मार्कशीट को भी उसने 5 सेकंड में बदल दिया। ग्रेजुएशन आपने और क्या किया है? मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरी 67% 76% है। उसने देखा, विषय देखी और पलट दिया। आपके वो सारे चारों पन्ने पलटते चले गए।
और पता है उसके बाद क्या किया? जैसे ही चौथा पन्ना आपका पलटा पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, उसने एक सवाल आपसे किया था, और वो सवाल का अर्थ यदि आपको समझ में आ जाए तो मैं आपसे वही बात करने आज इस मंच पे खड़ा हुआ हूँ। उसने 4 मार्कशीट आपके जीवन के 4 अहम उपलब्धियों के पलों को पलट के मुश्किल से 20 सेकंड में पलटकर आपसे पूछा आपकी योग्यता क्या है, आपने और क्या किया है, और आपका जवाब सुनने लायक है कि सर इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि उस 12 शीट वाला जो फोल्डर है उसमें से आपकी ज़िंदगी के 8 शीट खाली पड़े हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, जिनके आर पार साफ दिख रहा है कि इसके बाद में लास्ट कवर पेज है, उस लास्ट कवर पेज का कलर्ड पन्ना, कलर्ड सीट दिख रही है, उसमें कुछ भी रखने के लिए आपके पास नहीं है। चलिए एक दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू देखते हैं। उससे पूछा गया कि तुमने क्या योग्यता है तुम्हारी? उसने कहा सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में और मेरी 69% है। उसने अपनी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन से बताई थी। उसे पता था अगर मैं पीजी बता रहा हूँ अपनी, तो इतना तो इसके भी समझ में आ रहा होगा कि मैं 10th और 12th और बीए तो करके बैठा हूँ, तभी तो मैं एमए में आया हूँ, वरना बिना इनके मैं एमए कैसे कर लेता? क्यों ये संभव है क्या? बोलिए संभव है क्या? अरे जोर से बोलो भाई। तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया और मेरी 69% है। उसकी मार्कशीट को पलटा गया, उसने फटाफट वो चारों मार्कशीट पलट दी। उसने 10th 12th बीए नहीं बताया। उससे पूछा और क्या किया है? अब यहाँ से जवाब सुनिए जो आपके लिए सीखने योग्य है। उसने कहा कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है सर, मैंने साइबर सिक्योरिटी में एक डिप्लोमा प्रोग्राम किया है सर, मैंने एथिकल हैकिंग का एक प्रोग्राम किया है सर, उसकी मैंने सर्टिफिकेट मेरे पास है सर, ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है सर। मैं कोडिंग और डिकोडिंग का मैंने एक प्रोग्राम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया है, अमुक यूनिवर्सिटी से किया सर, उसका प्रोग्राम लगा हुआ है। और ऐसे करते हुए उसने ज़िंदगी के 6 पन्ने 6 सीट्स आपसे ज़्यादा भर दी जो आपकी फोल्डर में खाली थी, और उसने भर डाली। उसने केवल 2 सीट खाली रह गई। आपको 8 सीट खाली होने पर भी मलाल नहीं है, दुख नहीं है, एहसास नहीं है, और उसको 2 सीट खाली होने का मलाल है। और उसने जब 6 सीट अपनी दिखाई ज़िंदगी की कि ये मेरी अतिरिक्त योग्यता है जो औरों के पास नहीं है, मेरे पास है, और उसने साथ में कहा कि मैं सर ये 2 प्रोग्राम अभी और कर रहा हूँ और मुश्किल से 1 महीने में मेरा एक कोर्स पूरा हो जाएगा। यानी वो ये वादा कर रहा है, ये विश्वास दिला रहा है कि मेरी ज़िंदगी की 2 सीट जो खाली और हैं ये भी मैं जल्दी भरने वाला हूँ। अब इन दोनों इंटरव्यूज़ को देखने के बाद मैं या आपके गुरुजी जो यहाँ विराजमान हैं, या आप में से किसी को बिठा दिया जाए उस नियोक्ता की जगह और कहा जाए कि इन 50 बच्चों में से केवल एक विद्यार्थी ऐसा आया है, बाकी 49 जो आपकी तरह आए हैं, इनमें से किसको लेना चाहिए? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप एक ऐसे नियोक्ता हैं जिन्हें वाकई आपको सही व्यक्ति को लेना है, तो मुझे विश्वास है आप उस व्यक्ति को ले लेंगे जिसकी ज़िंदगी की 6 सीटें अतिरिक्त भरी हुई हैं। आप बाकी 49 को रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपने इस तरह का नहीं किया, अगर आप इस तरह की कौशल या अतिरिक्त योग्यता अर्जित नहीं करेंगे, मैं मेरी युवा पीढ़ी को कहना चाह रहा हूँ, आप 50 में से उस 49 में 49 में शामिल हो जाएंगे, जहाँ हर नियोक्ता आपको रिजेक्ट करने की स्थिति पर आएगा। लेकिन वो एक वीर, एक बालक हर जगह सेलेक्ट होता जाएगा। मुझे कहते हुए खुशी है, मेरे साथी यहाँ डॉक्टर विश्राम जी बैठे हुए हैं। जब ये मुझे पहली बार मिले तो मुझे इन पर शक भी नहीं हुआ कि ये इतनी नौकरी छोड़ चुके होंगे जितनी लोगों को मिलती ही नहीं है। ये जिस जगह आज इस प्रोफेशन में बैठे हैं, ये इनकी 11वीं नौकरी है, और ये इसरो की नौकरी भी छोड़कर आ चुके हैं, क्योंकि ये MSc फिजिक्स में भी हैं और MA हिस्ट्री में हैं। ये इनका कंट्रास्ट देखिए आप। तो ऐसे अगर हम ये लोग योग्यता लेके चल रहे हैं तो लगभग हर नियोक्ता हमें सेलेक्ट करता है, और हमारे पास योग्यता नहीं है तो हर नियोक्ता हमें रिजेक्ट करता है। आज जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप याद करिए 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास के वो दिन जब आपको राम रहीम और रहीम कबीर के जब दोहे पढ़ाए जाते थे आपको, तो आपको उन दोहों के अर्थ समझ में नहीं आते थे। जब कहा जाता था, उस दोहा आता था कि बस ये करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो उसका जब भावार्थ लिखने के लिए आता था परीक्षा में, तो हम लिख दिया करते थे कि रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को वो नियमित वो अभ्यास करना चाहिए
क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक चट्टान पर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। बस ये उन शब्दों को हम पद्य रूप में लिख दिया करते थे, इससे ज़्यादा रहीम का वो दोहा आज तक समझ में नहीं आया। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना खाओ से दोस्ती ना खाओ से बैर। जब लिख देते तो कबीरदास जी बाजार में खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं, वो सबकी खैर मांग रहे हैं कि ना मेरी किसी से दोस्ती है ना मेरी किसी से दुश्मनी है। ये लिख दिया और लगा ये भावार्थ पूरा हो गया। आप सब ने 10th क्लास पास की है। कोई ऐसा है यहाँ पर जो कॉलेज में पढ़ रहा हो जिसने 10th क्लास पास नहीं की हो? मेरी बात को गलत सिद्ध करे कि नहीं मैंने 10th नहीं किया लेकिन मैं BA में पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। संभवतः कोई नहीं है। ऐसा भी कोई नहीं होगा जिसने 12th क्लास पास नहीं की है। ग्रेजुएशन की बात करते हैं। याद करिए वो दिन जिस दिन आपके 10th क्लास का रिजल्ट आया था, आप कितने खुश हुए थे, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो मुश्किल से 33% नंबर लेकर आया हो और वो चूरू कॉलेज में पढ़ रहा हो, क्योंकि यहाँ की मेरिट जिस पर आकर बंद हो जाती है, इसका मतलब यह है कि उन बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलता है जो मेरिट होल्डर्स हैं, जो अपनी पढ़ाई में अच्छे रहे हैं। और जो बच्चे अच्छे रहे होंगे तो जब उनके 10th क्लास का पहली बार जब 10th क्लास का रिजल्ट आया, वो कितने खुश हुए होंगे कि आज मेरी मार्कशीट में इतने % नंबर आ गए, आज मेरे इतने % नंबर आ गए। किसी को थोड़ा दुख हुआ होगा कि मेरे मैथमेटिक्स में तो 95 आने चाहिए थे, मेरे को तो 87 नंबर ही मिले कहीं, लेकिन वो भी खुशी का दुख था, लेकिन उसमें खुशी भी थी कि 87 आए हैं, मेरे 47 नहीं आए। आपको खुशी हुई। जब आप 11th में एडमिशन लिया, कुछ दिन आप खुश रहे 10th क्लास की उस मार्कशीट को लेके, लेकिन जब 12th का रिजल्ट आया था आप 10th को भूल चुके थे कि 10th में आपकी कोई मार्कशीट आई थी और आपका रिजल्ट पर आपको खुशी हुई थी। जिन्होंने BA कर लिया या BSc कर लिया या BCom कर लिया, जो MA MSc MCom में पढ़ रहे हैं, आपने जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आई, अब आपको 12th की खुशी याद नहीं है और 10th की खुशी याद नहीं है। जीवन के बहुमूल्य वो क्षण जिन पर आप कितने प्रफुल्लित थे, आपके परिवार को गर्व था, वो आज आपकी केवल एक यादगार बन के रह गए हैं। आज आप भी उनको याद नहीं करते कि कितने खुश हुए थे। मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ आपको, आप ये याद करिए और ऐसा एहसास करिए कि आप किसी नियोक्ता के अपनी किसी नौकरी के लिए गए हैं। चूरू कॉलेज, चूँकि चूरू एक बड़ा सेंटर है और यहाँ पर एक फाइल बिकती है बाज़ार में जिसमें आप अपनी मार्कशीट लगा लेते हैं। फोल्डर बिकता है जिसमें 12 शीट होती हैं, मिनिमम 12 शीट होती हैं, 24 सीट 36 सीट आप जैसी चाहें वैसी मिल जाती है। पर 12 सीट की मैं बात करूँगा क्योंकि बच्चों को सबसे कम पैसे में वही मिलेगी और बच्चों को उतनी ही चाहिए। 12 सीट की फोल्डर में आपने पहली जो सीट है उस पर अपनी 10th की मार्कशीट लगा दी, दूसरी पर 12th की लगा दी, तीसरी पर ग्रेजुएशन की लगा दी और मान लिया कि आपने MSc MCom अपना पूरा कर लिया है और चौथी सीट पर आपने अपनी वो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगा रखी है। आप इंटरव्यू देने पहुंच गए, 50 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आपका इंटरव्यू शुरू होता है। नियोक्ता ने आपसे एक ही सवाल पूछा, आपकी योग्यता क्या है? आपका नाम उसे पता है, तो आपकी एप्लीकेशन रखी है। आपसे पूछा आपकी योग्यता क्या है? आपने जवाब दिया मैंने 10th किया सर, और फाइल खोल कर उनके सामने रखी। जिस क्षण के लिए आप इतने खुश हुए थे उस दिन, जिस दिन 10th का रिजल्ट आया था, आपका पूरा परिवार खुश हुआ था। आपके सामने उस व्यक्ति ने केवल मुश्किल से 5 सेकंड उस मार्कशीट को देखा और पन्ने को पलट दिया। आपको उस यादगार पल के लिए नियोक्ता के पास मुश्किल से 5 सेकंड नहीं। आपकी 12th की, फिर पूछा और क्या किया? मैंने सर 12th किया। 12th की मार्कशीट उसने देखी और ठीक 5 सेकंड में उस पन्ने को पलट दिया, जिसके लिए आप 12th में बहुत खुश हुए थे, जिसके बेस पर आपको इस राजकीय महाविद्यालय लोहिया महाविद्यालय चूरू, जो राजस्थान का एक गौरवान्वित करने वाला महाविद्यालय है, उसमें आपको प्रवेश मिला था। उस मार्कशीट को भी उसने 5 सेकंड में बदल दिया। ग्रेजुएशन आपने और क्या किया है? मैंने ग्रेजुएशन किया है और मेरी 67% 76% है। उसने देखा, विषय देखे और पलट दिया। आपके वो सारे चारों पन्ने पलटते चले गए। और पता है उसके बाद क्या किया? जैसे ही चौथा पन्ना आपका पलटा पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, उसने एक सवाल आपसे किया था और वो सवाल का अर्थ यदि आपको समझ में आ जाए तो मैं आपसे वही बात करने आज इस मंच पे खड़ा हुआ हूँ। उसने 4 मार्कशीट, आपके जीवन के 4 अहम उपलब्धियों के पलों को पलट के मुश्किल से 20 सेकंड में पलटकर आपसे पूछा आपकी योग्यता क्या है, आपने और क्या किया है? और आपका जवाब सुनने लायक है कि सर इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि उस 12 सीट वाला जो फोल्डर है उसमें से आपकी ज़िंदगी के 8 सीट खाली पड़े हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, जिनके आर पार साफ दिख रहा है कि इसके बाद में लास्ट कवर पेज है। उस लास्ट कवर पेज का कलर्ड पन्ना, कलर्ड सीट दिख रही है, उसमें कुछ भी रखने के लिए आपके पास नहीं है। चलिए एक दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू देखते हैं। उससे पूछा गया कि तुमने क्या योग्यता है तुम्हारी?
उसने कहा सर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स में और मेरी 69% है। उसने अपनी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन से बताई थी। उसे पता था अगर मैं पीजी बता रहा हूँ अपनी, तो इतना तो इसके भी समझ में आ रहा होगा कि मैं 10th और 12th और बीए तो करके बैठा हूँ, तभी तो मैं एमए में आया हूँ, वरना बिना इनके मैं एमए कैसे कर लेता। क्यों ये संभव है क्या? बोलिए संभव है क्या? अरे जोर से बोलो भाई। तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने एमए इकोनॉमिक्स में किया और मेरी 69% है। उसकी मार्कशीट को पलटा गया, उसने फटाफट वो चारों मार्कशीट पलट दी। उसने 10th 12th बीए नहीं बताया। उससे पूछा और क्या किया है? अब यहाँ से जवाब सुनिए जो आपके लिए सीखने योग्य है। उसने कहा कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है सर, मैंने साइबर सिक्योरिटी में एक डिप्लोमा प्रोग्राम किया है सर, मैंने एथिकल हैकिंग का एक प्रोग्राम किया है सर, उसकी मैंने सर्टिफिकेट मेरे पास है सर, ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है सर। मैं कोडिंग और डिकोडिंग का मैंने एक प्रोग्राम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया है, अमुक यूनिवर्सिटी से किया सर, उसका प्रोग्राम लगा हुआ है। और ऐसे करते हुए उसने ज़िंदगी के 6 पन्ने 6 सीट्स आपसे ज़्यादा भर दी जो आपकी फोल्डर में खाली थी और उसने भर डाली। उसने केवल 2 सीट खाली रह गई। आपको 8 सीट खाली होने पर भी मलाल नहीं है, दुख नहीं है, एहसास नहीं है, और उसको 2 सीट खाली होने का मलाल है। और उसने जब 6 सीट अपनी दिखाई ज़िंदगी की कि ये मेरी अतिरिक्त योग्यता है जो औरों के पास नहीं है, मेरे पास है। और उसने साथ में कहा कि मैं सर ये 2 प्रोग्राम अभी और कर रहा हूँ और मुश्किल से 1 महीने में मेरा एक कोर्स पूरा हो जाएगा। यानी वो ये वादा कर रहा है, ये विश्वास दिला रहा है कि मेरी ज़िंदगी की 2 सीट जो खाली और हैं ये भी मैं जल्दी भरने वाला हूँ। अब इन दोनों इंटरव्यूज़ को देखने के बाद मैं या आपके गुरुजी जो यहाँ विराजमान हैं या आप में से किसी को बिठा दिया जाए उस नियोक्ता की जगह और कहा जाए कि इन 50 बच्चों में से केवल एक विद्यार्थी ऐसा आया है, बाकी 49 जो आपकी तरह आए हैं, इनमें से किसको लेना चाहिए? अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप एक ऐसे नियोक्ता हैं जिन्हें वाकई आपको सही व्यक्ति को लेना है, तो मुझे विश्वास है आप उस व्यक्ति को ले लेंगे जिसकी ज़िंदगी की 6 सीटें अतिरिक्त भरी हुई हैं। आप बाकी 49 को रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपने इस तरह का नहीं किया, अगर आप इस तरह की कौशल या अतिरिक्त योग्यता अर्जित नहीं करेंगे, मैं मेरी युवा पीढ़ी को कहना चाह रहा हूँ, आप 50 में से उस 49 में 49 में शामिल हो जाएंगे, जहाँ हर नियोक्ता आपको रिजेक्ट करने की स्थिति पर आएगा। लेकिन वो एक वीर, एक बालक हर जगह सेलेक्ट होता जाएगा। मुझे कहते हुए खुशी है, मेरे साथी यहाँ डॉक्टर विश्राम जी बैठे हुए हैं। जब ये मुझे पहली बार मिले तो मुझे इन पर शक भी नहीं हुआ कि ये इतनी नौकरी छोड़ चुके होंगे जितनी लोगों को मिलती ही नहीं है। ये जिस जगह आज इस प्रोफेशन में बैठे हैं, ये इनकी 11वीं नौकरी है और ये इसरो की नौकरी भी छोड़कर आ चुके हैं, क्योंकि ये MSc फिजिक्स में भी हैं और MA हिस्ट्री में हैं। ये इनका कंट्रास्ट देखिए आप। तो ऐसे अगर हम ये लोग योग्यता लेके चल रहे हैं तो लगभग हर नियोक्ता हमें सेलेक्ट करता है, और हमारे पास योग्यता नहीं है तो हर नियोक्ता हमें रिजेक्ट करता है। आज जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप याद करिए 6वीं 7वीं और 8वीं क्लास के वो दिन जब आपको राम रहीम और रहीम कबीर के जब दोहे पढ़ाए जाते थे आपको, तो आपको उन दोहों के अर्थ समझ में नहीं आते थे। जब कहा जाता था, उस दोहा आता था कि बस ये करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो उसका जब भावार्थ लिखने के लिए आता था परीक्षा में, तो हम लिख दिया करते थे कि रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को वो नियमित वो अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक चट्टान पर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। बस ये उन शब्दों को हम पद्य रूप में लिख दिया करते थे। इससे ज़्यादा रहीम का वो दोहा आज तक समझ में नहीं आया। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना खाओ से दोस्ती ना खाओ से बैर। जब लिख देते तो कबीरदास जी बाजार में खड़े हुए हैं और वो ये कह रहे हैं, वो सबकी खैर मांग रहे हैं कि ना मेरी किसी से दोस्ती है ना मेरी किसी से दुश्मनी है। ये लिख दिया और लगा ये भावार्थ पूरा हो गया। जब 6वीं क्लास में पढ़ते थे तो पानी का अर्थ केवल पानी नजर आता था कि रहीमदास जी कहते हैं कि पानी होना चाहिए। आज पानी का अर्थ अपनी इज्जत और मान के रूप में समझ में आता है। ये समय का अनुभव है जो आपको सिखाता है। ठीक उसी प्रकार आज हो सकता है इन कौशल विकास कार्यक्रमों की उपयोगिता उपादेयता आपको नजर ना आए, लेकिन जब समय गुजर जाएगा उसके बाद आपको ये दिन याद आएंगे कि आपसे पहले कॉलेजेस में इस तरह के कोई प्रोग्राम नहीं हुआ करते थे। काश अगर हुए होते तो हमारी बेरोजगारी की दर जो बहुत ज़्यादा बैठी हुई है उस पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सकता था। लोग अपना स्वरोजगार तो कर सकते थे।
उद्यमी के साथ मैं कैसे रोजगार दे सकता हूँ, ये दे सकती हूँ, हमारे पास इतने पैसे थोड़ी हैं, अगर ये होता तो मैं यहीं थोड़ी होती, मैं यहीं थोड़ी होता। आप रोजगार देने वाले की बात सोचें तो रोजगार देने के लिए करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। आज एक दूध बेचकर जो डेयरी का व्यवसाय कर रहा है व्यक्ति, 2 भैंस पर दूध का व्यवसाय कर रहा है, वो व्यक्ति भी 2 लोगों को नौकरी दिए हुए है, चाहे वो भैंस की रखवाली करने वाला, एक दूध देने वाला, एक दूध बांटने वाला। इस तरह कई सारी शैली हो सकती है और ये व्यापार बढ़कर कितना बड़ा हो जाएगा भविष्य में आप नहीं जानते। उद्यमी बनिए। मैं इन बातों के साथ मेरी जो साथी अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की सह प्रभारी अधिकारी हैं, आप ज्ञान गंगा की भी सह प्रभारी अधिकारी हैं, डॉक्टर ललिता जी से आग्रह करूंगा कि वे जो विभिन्न कौशल विकास के कार्यक्रमें जो सरकार द्वारा, विभाग द्वारा आपके लिए संचालित किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है उद्यमता विकास कार्यक्रम, केंद्र सरकार का है, जिसकी 31 मार्च लास्ट डेट है। उस प्रोग्राम की अभी तक जो योजना है उसमें यही है कि अगर यहाँ से अच्छे संख्या में विद्यार्थी रजिस्टर्ड होते हैं तो उनके लिए यहीं पर आकर RSLDC की टीम, जो RSLDC के लोग आएंगे, वो 5 दिन की कार्यशाला करेंगे, जिनमें विभिन्न चरण आपको बताए जाएंगे, कैसे उद्यमी बना जा सकता है, कौन कौन से व्यवसाय हो सकते हैं, किस तरह आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, किस तरह आप अपनी लोन फाइल तैयार करते हैं, वगैरह वगैरह। और इस तरह के प्रशिक्षण के उपरांत बैंक आपको उस सर्टिफिकेट के बेस पर एक लोन की बात करती है कि यदि आपने उद्यमता का प्रशिक्षण लिया हुआ है तो आप लोन लेने के लिए भी, उद्यमता लोन लेने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। हमारे जो साथी मनसा मानव कल्याण संस्थान से जो बैठे हैं, आप भी भारत सरकार के द्वारा जो उद्यमता विकास कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, उसमें आप राजस्थान से आपको नॉमिनेट किया गया है, जो उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो लोनिंग की, इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए जो ग्रांट दी जाएंगी, उसके लिए आपको नामित किया गया राजस्थान से। तो वो व्यक्ति आज मनसा मानव कल्याण की ओर से विभिन्न योजनाओं के साथ हमारे साथ बैठे। मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थी इन योजनाओं से निश्चित ही लाभान्वित होंगे और पहले भी यहाँ से अधिकाधिक संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन रहा है और आज फिर हम सबसे ज़्यादा संख्या में राजस्थान में चूरू महाविद्यालय के नामांकन देख सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं